गुड मॉर्निंग, तस्य काल, सुप्रभात। आज तारीख है 15 जुलाई 2020 और मैं अमित तोमर एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए लेके कुछ ताज़ा तरीन सवाल जो बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, आज का पहला सवाल है हमारा। हाल ही में भारत से चाबहार रेल परियोजना वापस ले ली गई है। यह किस देश में बनाया जाना था? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी मलेशिया, सी ईरान, डी अफगानिस्तान। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान। दोस्तों, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ। दोस्तों, जो चाबहार रेल परियोजना यानी जो चाबहार प्रोजेक्ट था, उसके तहत भारत को ईरान में एक पोर्ट, आपने सुना होगा चाबहार पोर्ट को डेवलप करना था और चाबहार पोर्ट से एक शहर है जहेदान, वहाँ तक रेलवे लाइन बिछानी थी। लेकिन देरी के चलते भारत से ये टेंडर वापस ले लिया गया है। यानी भारत को जो रेलवे लाइन बिछानी थी, चाबहार पोर्ट अभी भी भारत का है, लेकिन जो रेलवे लाइन है उसका टेंडर ले लिया गया है। तो चाबहार से ये जो रेलवे लाइन है जहेदान, चाबहार से जहेदान तक ये रेलवे लाइन भारत को बिछानी थी। ये जो दूरी है टोटल 600 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, भारत को व्यापार के लिए। लेकिन देरी के चलते ये टेंडर वापस ले लिया है। ये जो टेंडर था, ये जो समझौता था, ये हुआ था ईरान, भारत और अफगानिस्तान के मध्य। इसका उद्देश्य ये था कि चाबहार पोर्ट से जो भारत के का जो सामान जाता है व्यापार के लिए, वो अफगानिस्तान तक पहुंचाया जा सके। तो दोस्तों, यहाँ क्या हुआ कि 2016 में ये समझौता हुआ। उसके बाद 2018 में क्या हुआ कि अमेरिका ने ईरान से न्यूक्लियर डील कैंसिल कर दी। अब जब न्यूक्लियर डील कैंसिल कर दी और अमेरिका ने कहा कि कोई भी देश यदि ईरान के साथ व्यापार करता है तो उस पर जो ट्रेड टैक्स है वो बढ़ा दिया जाएगा, जिसके कारण भारत ने अपने कदम वापस खींचे और जो भारत ईरान से सबसे ज़्यादा तेल का आयात करता था, वो अब ईरान से उसने तेल लेना बंद कर दिया, जिसके चलते ईरान ने जो चाबहार रेल परियोजना थी वो वापस कर ली है, ठीक है। अब दोस्तों, आप सोचोगे कि यार भारत ने अमेरिका के कहने से ईरान में जो अपना रेल परियोजना थी, ये रेल परियोजना लगभग 400 मिलियन डॉलर की थी, ये कैंसिल क्यों कर दी? तो देखिए उसके पीछे क्या कारण है, अगले क्वेश्चन में आपको पता चलेगा। देखिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला सवाल है, वित्त वर्ष 2019-20 में भारत किस देश का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना रहा? दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस पे इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके वर्ष में 10 एग्जाम होते हैं, 10 में से 4 में ये प्रश्न आएगा, गारंटेड आएगा। देखिए, तो मैं आपको इसका आंसर देना चाहूँगा। इसका जो आंसर है ए ईरान, बी अमेरिका, सी चीन, डी रूस। तो राइट आंसर होगा अमेरिका। यानी हमारा जो सबसे बड़ा नंबर 1 ट्रेड पार्टनर जो है वो अमेरिका है। यानी वर्ष 2018-19 और 19-20 में जो सबसे बड़ा हमारा ट्रेड पार्टनर देश रहा है तो वो अमेरिका रहा है। मतलब थोड़े से मैं आपके सामने आंकड़े रखना चाहूँगा। देखिए, हमने 2018-19 में जो अमेरिका के साथ कुल व्यापार किया, वो हमने किया 87.96 बिलियन डॉलर का, 87.96 बिलियन डॉलर का। उसके बाद हमने जो 2019-20 में जो व्यापार किया वो 88.75 बिलियन डॉलर का। इन दोनों ही वर्ष जो भारत का जो प्रॉफिट था वो लगभग 17 बिलियन डॉलर। केवल इंडिया का प्रॉफिट 17 बिलियन डॉलर, यानी हमें जो प्रॉफिट हुआ अमेरिका से व्यापार करने में वो हुआ 17 बिलियन डॉलर। तो अब जहाँ से हमें इनकम हो रही है तो हमें उस देश से तो अपना
हिसाब किताब जो है वो सही से रखना होगा, अपनी बात बना के रखनी होगी। आप बात को समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए, अब मैं थोड़े से आंकड़े चाइना के भी रखना चाहूँगा। देखिए चाइना के साथ क्या है। चाइना के साथ जो हमने व्यापार किया वर्ष 2018-19 में हमने किया, वर्ष 2018-19 में हमने जो व्यापार किया वो किया चाइना के साथ 87.08 बिलियन डॉलर का, और 2018-19 में 87.08 बिलियन, और 2019-20 में जो व्यापार था वो किया हमने कुल व्यापार 8187 बिलियन डॉलर का, 81.87 बिलियन डॉलर का। इस पूरे व्यापार में भारत को जो दोनों वर्ष लॉस हुआ वो लगभग हुआ 48.66 बिलियन डॉलर। सोचिए इतना हमें लॉस हो गया इतने बिलियन डॉलर का, तो हम उस देश के साथ क्यों व्यापार करें भैया। जितने पैसे में चीन ने पाकिस्तान को खरीद लिया, लगभग 60 मिलियन डॉलर में खरीदा है जो पाकिस्तान कॉरिडोर बना है, और उतना पैसा का तो हम घाटा झेल रहे हैं चीन से। प्रति वर्ष का ये 48.66 बिलियन का जो लॉस है वो पर ईयर का है। बात समझ पाए। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि चाइना के साथ हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। मतलब आयात ज़्यादा होता है चाइना से, निर्यात कम होता है। जबकि अमेरिका के साथ उल्टा है, अमेरिका के साथ निर्यात ज़्यादा होता है और आयात कम होता है। बात समझ पाए होंगे कि हम अमेरिका का साथ क्यों दे रहे हैं, भारत अमेरिका का साथ क्यों दे रहा है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, बहुत चर्चा में रहा है ये प्रश्न भी। हाल ही में पद्मनाभ स्वामी मंदिर खबरों में था। इसके निर्माण कर्ता कौन थे, या इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया। ऑप्शन ए महाराजा मालदेव, ऑप्शन बी सवाई जयसिंह, ऑप्शन सी महाराजा मार्तंड वर्मा, ऑप्शन डी रावल रतन सिंह। तो दोस्तों अब इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी महाराजा मार्तंड वर्मा। दोस्तों ये मंदिर बनाया जो गया था, ये बनाया गया था 8वीं सदी में। 8वीं सदी में ये मंदिर बनाया गया। उसके बाद इस मंदिर पे लगभग 18वीं सदी में फिर से इसको दोबारा से इस पे काम किया गया। दोबारा से फिर से इसे एक तरह से कह सकते हैं दोबारा से बनाया गया 18वीं सदी में। ये मंदिर चर्चा में कब आया, मंदिर चर्चा में आया 2011 में, जब इसके जो तिजोरी थी, जो दान पात्र थे वो खुलवाए गए सरकार के द्वारा, और उनमें देखा कि एक दो ही तिजोरी खुलवाई गई और उसमें अरबों का सोना था। सोने चांदी जो थे वो अरबों के थे। तो इस बेस पे ये सिद्ध किया हुआ कि ये कहा गया कि ये जो मंदिर है ये दुनिया का सबसे पैसे वाला मंदिर है, दुनिया का सबसे पैसे वाला मंदिर है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। अब दोस्तों पद्मनाभ का मंदिर क्या है, ये मंदिर है किसका। पद्मनाभ का मंदिर है, पद्मनाभ किसे कहा जाता है, पद्मनाभ कहा जाता है जो भगवान विष्णु थे उनको कहा जाता है। यानी भगवान विष्णु जब शेषनाग पे लेटे हुए जिस आसन में लेटे रहते थे उस आसन को कहा जाता है पद्मनाभ, और उसी आसन में ये मंदिर बनाया गया है। ये मंदिर है कहाँ, ये मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। मंदिर केरल में स्थित है, ठीक है। चलिए जी, अब इस मंदिर पे हाल ही में एक फैसला आया है कि जो मंदिर पे अधिकार रहेगा, यानी जो मंदिर का शासन है, जो चलाएगा मंदिर का शासन, वो राजशाही यानी जो रॉयल फैमिली है, जो पिछले कई पीढ़ियों से, सदियों से इस मंदिर को चलाती आ रही है, वही इसे चलाते आएंगे। लेकिन उसके लिए उन्होंने, कोर्ट ने 2 कमेटियों का निर्माण किया है। एक कमेटी का अध्यक्ष होगा कोई भी केरला हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, और एक कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे रॉयल फैमिली में से कोई होगा, और एक कोई मंदिर का पुजारी होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत को किस आय स्तर के देश के तहत वर्गीकृत किया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कम आमदनी, ऑप्शन नंबर बी मध्य आय, ऑप्शन नंबर 3 अधिक आय, और ऑप्शन नंबर 4 निम्न मध्यम आय।
तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर होगा निम्न मध्यम आय। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि किस तरह से जो वर्ल्ड बैंक है वो देशों को का विभाजन करता है। दोस्तों विश्व बैंक देशों का विभाजन करता है जी एन जेड। जी एन जेड क्या है? जी एन जेड। दोस्तों ये जी एन जेड क्या है समझते हैं जी एन जेड को थोड़ा सा। जी एन जेड मतलब होता है ग्रॉस नेशनल इनकम। ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है दोस्तों? ग्रॉस नेशनल इनकम होती है जब हम जीडीपी प्लस बाहर से प्राप्त धन, बाहर से प्राप्त धन मतलब और देशों से जो व्यापार के माध्यम से हमें धन प्राप्त होता है उसे अगर हम अपनी जीडीपी और बाहर से प्राप्त धन को ऐड कर दें तो मिलता है हमें जी एन जेड। अब ये जो जी एन जेड को अगर हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो हमें मिलता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय हमें मिल जाती है। अब दोस्तों प्रति व्यक्ति आय के आधार पर वर्ल्ड बैंक देशों का विभाजन करता है, किस देश को किस कैटेगरी में रखा जाता है। तो दोस्तों ये 4 कैटेगरी होती हैं। सबसे जो पहली कैटेगरी है उसका नाम होता है लो इनकम, और लो इनकम में वो देश आते हैं जिन देशों के प्रति व्यक्ति की जिन देशों में प्रति व्यक्ति की सालाना आय $1035 से कम है। $1035 से कम है वो आते हैं लो इनकम में। जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 1036 से $4045 के मध्य है वो आते हैं लोअर मिडिल में, जिसमें हमारा भारत आता है। ठीक है, हमारा भारत किस में आता है? लोअर मिडिल में। अगला है आपका जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 4046 से 12,535 प्रति व्यक्ति डॉलर है वो आते हैं आपके अपर मिडिल इनकम वाले लोगों में, अपर मिडिल इनकम वाले देश में। और चौथा है हाई इनकम वाले में वो आते हैं जिनकी आय $12,536 से अधिक है। क्लियर है बात? तो ये आते, इस आधार पे जो विश्व बैंक है वो देशों का वर्गीकरण करता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। इस सवाल का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, निम्न मध्य आय। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपका, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने भगवान राम पर विवादित बयान दिया है? तो दोस्तों आप सभी जानते हो, बड़ा चर्चा में रहा है, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी सिंह ओली, केपी शर्मा ओली, सॉरी केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली ने बयान दिया था कि जो भगवान राम है वो नेपाल के हैं, और ये बयान उन्होंने दिया था भानुभक्त के 206वें जन्मदिन पर। देखिए अब भानुभक्त कौन थे दोस्तों? भानुभक्त के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। भानुभक्त वो व्यक्ति थे जिन्होंने वाल्मीकि रामायण का अनुवाद नेपाली भाषा में किया। ठीक है, उनके जन्म दिवस पे ओली ने कहा कि जो राम थे वो नेपाल वीरगंज में पैदा हुए थे। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है भैया आपका, भारत में $10 बिलियन का डिजिटलीकरण कोर्स जारी किया है। देखिए एक कंपनी है उसने भारत में $10 बिलियन का निवेश करेगी, $10 बिलियन का निवेश। तो दोस्तों इसमें से पहला ऑप्शन आपका माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा गूगल, तीसरा अलीबाबा, चौथा अमेजन। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा माइक्रोसॉफ्ट, जो अमेरिका की कंपनी है। देखिए एक तरफ हमें $400 मिलियन का लॉस हुआ है, कहाँ पे? हमें ईरान में जो चाबहार रेल परियोजना थी, लेकिन वहीं हमें दूसरी तरफ फायदा भी हुआ है। $10 बिलियन का हमारे यहाँ पे निवेश कर रही है माइक्रोसॉफ्ट, जो अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, और ये जो निवेश है वो याद रखिए ये अगले 5 वर्ष में
5 वर्ष में कंप्लीट कर दिया जाएगा, यानी डिजिटलीकरण करेगी आपके मोबाइल, लैपटॉप, ये सारी इन सारी चीज़ों में, ठीक है। और इसके जो आप जानते हो जो गूगल है, हाँ, ये 5 वर्ष में अपना जो निवेश है वो कंप्लीट करेगी। अच्छा, इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, सीईओ, गूगल के सीईओ कौन है? गूगल जो आपने कंपनी सुनी होगी उसके सीईओ कौन है? ये आपके लिए प्रश्न है, आप सर्च करिए और मुझे कमेंट सेशन में बताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख ने वॉन करमन पुरस्कार 2020 जीता है। इसरो प्रमुख कौन है? तो आप सब जानते हो हमारे इसरो के प्रमुख हैं के सिवन। के सिवन ने यह पुरस्कार जीता है, जो ऑस्ट्रेलिया की आईआईए, जैसे हमारे यहाँ पे इसरो है हमारी अंतरिक्ष एजेंसी, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया की जो अंतरिक्ष एजेंसी है आईआईए, वो इस पुरस्कार को देती है, उसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है और उसके द्वारा दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा पुरस्कार होता है जो के सिवन ने जीता है। भारत के लिए गर्व की बात है और ये पुरस्कार के सिवन को मार्च 2021 में दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है हमारा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व मलाला दिवस मनाया गया, वह किस देश की है? तो देखिए, मलाला यूसुफजई ये एक महिला थी और इन्हें सबसे कम उम्र में नोबेल पीस पुरस्कार प्राप्त हुआ था और ये जिस देश की थी उस देश का नाम है पाकिस्तान, ठीक है दोस्तों। पाकिस्तान की रहने वाली थी ये, और इन्होंने ये जो मलाला दिवस है ये वर्ष 2013 से मनाया जाता है। 12 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाता है, 12 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ कल की भी क्लास में चर्चा में रहा था और आज भी चर्चा में है। छत्तीसगढ़ से प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य ने किस पोर्टल छत्तीसगढ़ राज्य के किस पोर्टल ने राष्ट्रीय स्तर पर एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 जीता है? ऑप्शन ए दर्पण, बी पाठशाला, सी गायत्री या डी झाबुआ। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर होगा दर्पण। देखिए छत्तीसगढ़ सरकार जो है उनके द्वारा एक ऐप चलाया गया जो जिसका पूरा नाम है चीफ मिनिस्टर दर्पण पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन। चीफ मिनिस्टर, शॉर्ट में लिखता हूं मैं, चीफ मिनिस्टर दर्पण पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। ये ऐप चला गया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ये ऐप क्यों चलाया गया? इस ऐप के जरिए कोई भी व्यक्ति सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, यानी जो भी सरकार की योजना चल रही है प्रदेश में उन सबको कोई भी व्यक्ति पता कर सकता है कौन कौन सी योजना प्रदेश में लागू है, ठीक है। आप जानते हो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो रायपुर है। राज्यपाल अनुसुईया उइके राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके और सीएम भूपेश बघेल, और लोकसभा सीट यहाँ 11 है। राज्यसभा सीट की बात करूँ तो 5 राज्यसभा सीट हैं और विधानसभा की बात करूँ तो 90 विधानसभा सीट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला और आज का लास्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रिया में आयोजित स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो दोस्तों ये जो पुरस्कार जीता है ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लुइस हैमिल्टन। और लुइस हैमिल्टन जो निवासी हैं वो हैं ब्रिटेन के निवासी हैं लुइस हैमिल्टन। ये खिलाड़ी हैं, इन्होंने ये एक जीता है। एक तरह से रेसिंग होती है, ठीक है। अच्छा अब दोस्तों आपके लिए आज से मैं एक दो बुक जो आती हैं हमारे एग्जाम में, आपने देखा होगा कि ये बुक का नाम देता है, पूछता है इसके राइटर कौन है, तो मैं एक दो इम्पोर्टेंट बुक आपको डेली कराऊंगा। तो आज की इम्पोर्टेंट बुक्स में है पहली बुक शिक्षा, जो लिखी गई है मनीष सिसोदिया के द्वारा। और मनीष सिसोदिया आप सब जानते होंगे कौन है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी से हैं और आप सभी जानते होंगे। दूसरी बुक है द शेप ऑफ थिंग टू कम। ये बुक लिखी गई है मरकांडे काटजू। ये मरकांडे काटजू कौन है? ये रिटायर्ड हाई कोर्ट जज है, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो
आपको लगा हो कि एफर्ट अच्छा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आपके लिए और नई नई चीज़ें लाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।